नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। इतिहास केवल उन लोगों के लिए लिखा जाता है जो किसी अचीवमेंट को हासिल करते हैं। इतिहास केवल उन लोगों के लिए लिखा जाता है जो अंतिम रूप से किसी अभियान को, किसी आंदोलन को एक अंतिम मोहर लगाते हैं, अंतिम एक रिजल्ट पर पहुंचाते हैं। इतिहास उन लोगों के लिए लिखा जाता है जिनके लिए सदियों से कुर्बानी दी गई होती हैं और वे उसका फल भोग रहे होते हैं। इतिहास उनके लिए लिखा जाता है जो गुंबद की तरह से चमक रहे होते हैं। इतिहास उनके लिए लिखा जाता है जो उस कर्म को करते हैं जिसकी शुरुआत सदियों और दशकों पहले की गई हो। इतिहास कभी नींव के पत्थर का नहीं लिखा जाता, इतिहास मंदिर के कलश का लिखा जाता है। यही कुछ हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किए गए आंदोलन और दी गई शहादत के फलीभूत आज कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य है, भारत का अखंड हिस्सा है। और जो उनका नारा था, एक ही देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं हो सकते, उसे आज वह फलीभूत कर रहा है। इस संघर्ष की शुरुआत बहुत पहले हुई। इस विसंगतियों को भांप लेने की ताकत जिस पुरोधा में थी, वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पूर्व में कांग्रेस में सक्रिय, और उन्होंने लगातार इस पर काम किया, मगर फिर उनका मोह भंग हो गया। बंगाल 1901, महान शिक्षाविद सर आशुतोष मुखर्जी के यहाँ एक बालक का जन्म होता है। ये बालक आगे चलकर भारत का भू राजनीतिक नक्शा बदलने वाला था, बनस्पत इसके कि वह केवल साहित्य में कोई नाम कमाता। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजनीति में पैदा हुए एक ऐसे शख्स थे। वह बौद्धिकता के माहौल में जन्मे, लिंकन्स इन के एक मेधावी बैरिस्टर और मातृभूमि और मातृभाषा में शिक्षा के मुखर प्रवर्तक। मात्र 33 वर्ष की अविश्वसनीय आयु में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बनने का गौरव हासिल किया। इस बुद्धिमत्ता के कारण ही वे राजनीति में वह कर सके जो आज के अनेक राजनीतिक को भी मुहैया नहीं है या वे करना नहीं चाहते। उन्होंने ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया, भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का एक हिस्सा बनाया। लेकिन जब बंगाल सांप्रदायिक तनाव से, सांप्रदायिक विभाजन के उस पर बादल मंडरा रहे थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खुद को राजनीति के बवंडर में झोंक दिया। हालांकि राजनीति उनका प्रिय विषय नहीं था, वो इससे अपने आप को दूर रखते थे। बहरहाल अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे ने कलकत्ता को एक भयंकर दंगे, एक भयंकर फसाद, एक भयंकर आतंक के आग में झोंक दिया। मुस्लिम लीग की योजना के तहत पूरे बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान जाने के लिए आसन्न खतरे को देखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिरोध का रास्ता चुना, जो कि कहीं न कहीं ये कातिलाना था, एक आत्महत्या जैसा था। उस समय के माहौल में उन्होंने ऐतिहासिक रूप से घोषणा की कि यदि मुस्लिम लीग एक संयुक्त भारत में रहने से इनकार करता है तो बंगाल के हिंदू यह सुनिश्चित करेंगे कि बंगाल का विभाजन हो और उनको एक बड़ा हिस्सा
दिया जाए और वो भारत में ही रहे। अगर श्यामा प्रकाश मुखर्जी ना होते तो इतिहासकार कहते हैं तो आज कलकत्ता शहर और पश्चिम बंगाल का पूरा क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा होता। उन्होंने बंगाल को बचाने के लिए विभाजन की योजना का खुद विभाजन कर दिया, यानी जो योजना बनने वाली थी उसको ही उन्होंने नस्तो नाबूद कर दिया। उनकी अदम्य क्षमता पहचानते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में देश की पहली कैबिनेट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुखर्जी ने औद्योगिक ढांचे की नींव रखी जो आज विश्व बिरादरी को भारत के प्रतिनिधित्व के दर्शन कराती है। सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की शुरुआत उन्हीं के कार्यकाल में हुई और फिर प्रशासनिक एकता के नीचे वैचारिक मतभेद उनके गहरे होते चले गए, क्योंकि कांग्रेस जिस लीग में चलना चाह रही थी उससे वे कतई राजी नहीं थे। वर्ष 1950 में पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को हो रहे अत्याचार और बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट के बीच नेहरू और लियाकत ने एक दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर की। डॉक्टर मुखर्जी इस फैसले के धुर विरोधी थे। उनका मानना था कि इस समझौते ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को उनके हाल में छोड़ दिया है। भारत सरकार उनका दायित्व लेना नहीं चाहती, अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, जो नेहरू सरकार है। 8 अप्रैल 1950 को इस वैचारिक मतभेद और अपने राजनीतिक जीवन दोनों के द्वंद्व के बीच में उन्होंने विवेक को चुना और स्वतंत्र कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले पहले केंद्रीय मंत्री वो बन गए। सत्ता की कुर्सियों से बाहर कदम रखकर उन्होंने महसूस किया कि भारत को एक बड़ी विपक्ष की ताकत की आवश्यकता है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वह ठीक ट्रैक में नहीं चल रही है और वह देश को कहीं अधिक नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है अगर उसका पुरजोर विरोध नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर एक संगठन का या एक राजनीतिक पार्टी का जन्म दिया, आकार दिया और जिसका नाम बना जनसंघ। भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई। यह उस राजनीतिक विचारधारा का जन्म था जो दशकों बाद भारत का शासन करने वाली थी, उसका नेतृत्व करने वाली थी, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। पहले आम चुनाव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चुने गए और उन्होंने संसद में जिस तरीके से वक्तव्य दिया कि पूरी सरकार हिल गई और एक मुखर वक्ता के रूप में वो जाने लगे, जिससे सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस और नेहरू नीत पार्टी को ये नागवार गुजरने लगा और वहीं से इनके विरोध की और इनको खत्म करने की एक योजना आकार लेने लगी। उनके जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा राजनीतिक मैदान जम्मू और कश्मीर था। अनुच्छेद 370 और तत्कालीन परमिट सिस्टम यानी 370 से भी अलहदा एक परमिट सिस्टम था उस समय में जम्मू और कश्मीर में। कांग्रेस नीति नेहरू नीति गवर्नमेंट के समय में कि कोई भी भारतीय नागरिक राज्य सरकार की लिखित अनुमति के बिना कश्मीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था और उस राज्य का अपना अलग झंडा, संविधान और प्रधानमंत्री था। यानी वह मूल रूप से अगर देखें तो एक अलग देश की परिकल्पना लेकर ही चल रहा था। डॉक्टर मुखर्जी के लिए यह भारत की संप्रभुता के साथ में समझौता था और उन्हें ये नागवार गुजरा। 11 मई 1953
वह टर्निंग पॉइंट था जिसमें इस भारत ने एक बड़ी हस्ती को खो दिया। परमिट व्यवस्था को चुनौती देने और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की ओर कूच किया। यह शायद अपनी मृत्यु की तरह कूच करना का कदम था, क्योंकि सारी योजनाएं शायद बन चुकी थीं। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार ने पंजाब में उन्हें नहीं रोका, वहां गिरफ्तार नहीं किया, उन्हें लखनपुर सीमा तक पहुंचने दिया, जहां प्रवेश करते ही कश्मीर का एक अलग संविधान उन पर लागू हो सकता था। वहां पर प्रवेश करते ही शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और राज्य के भीतर गिरफ्तार करने के कारण वे प्रभावी रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और मौलिक अधिकारों के जो अपने उपयोग वो कर सकते थे उस सब से भी कट गए। उन्हें श्रीनगर के बाहर एक पहाड़ी में छोटे से एक घर में नजरबंद रखा गया। ऐसा व्यक्ति जो दिल की बीमारी से पीड़ित था, उसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति से दूर रखा गया। जून के मध्य तक उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ता गया चला गया। 22 जून को उन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिन एक इंजेक्शन है जो दिया गया, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खुद ही बताया था कि यह उनके लिए अत्यंत एलर्जिक है। एक्सट्रीम एलर्जिक इंजेक्शन उनके लिए है। 23 जून 1953 की सुबह बेहद रहस्यमयी परिस्थितियों में बंगाल के शेर की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई और जिसकी कोई जांच कभी पूर्वोत्तर सरकारों ने नहीं और उनके अनुयायी आज की सरकारों ने भी नहीं किया। उनकी वृद्ध माता जोगमाया देवी की और उनके पूरे परिवार को भरा पूरा छोड़कर वे इस लोक को छोड़ गए। मगर कहते हैं कि व्यक्ति मर जाता है, विचार नहीं, तो उनके विचार हमेशा जीवित रहे और 2019 में आकर ये दो संविधान और 2 प्रधान का जो एक कलंक था भारत की संप्रभुता पर, वो खत्म हुआ और जिसके सूत्रधार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। आज उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें याद करते हैं और आज की सत्ता को भी ये बताना चाहते हैं कि उन नींव के पत्थरों की भी कहीं कोई याद कर लीजिए और उनकी भी आखिर मौत की वजहों की जांच करवा लीजिए। आप इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं? बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनशोध। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार।